हेलो गाइस, हेलो हेलो, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे प्यारे बैंगनों? हेलो, बहुत दिनों बाद आई एम लाइव अगेन एंड आई एम बैक अगेन। तो भैया, जेनेटिक्स को डिकोड करना है किसी भी हालत में, जो है जेनेटिक्स जो है वो बहुत अच्छे से कवर करना है हम लोगों को। एंड दैट्स वाई जो है डिकोड जेनेटिक्स वाला जो सेशन जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड बहुत कुछ करने वाला है इस सेशन में हम। तो मोस्टली देखो यार, टाइम बहुत कम है अपने पास। एंड टाइम कम है, इसलिए मैं हम जो है वो क्या करेंगे कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि क्या क्या एमसीक्यू पॉइंट जो है वो जरूरी है जब तुम ये टॉपिक करते हो, या ये टॉपिक जब तुम्हारे लिए जरूरी होता है तो कौन कौन से एमसीक्यू पॉइंट जो है वो जरूरी होता है, उसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। एंड ये नोट जो है तुमको टेलीग्राम पे बाद में मिल जाएगी। तो एंड कल इसके ऊपर स्पेशल क्लास होगा जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। तो कल भी कोई एब्सेंट नहीं रहना है। एक बार मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ कि चलो आ जाओ करके। या हेलो हेलो हेलो, यस यस यस, चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। सो लेट स्टार्ट द सेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स, मैंने बोला है तुमको कि लगभग 20% जो है वो इसको जाता है मोस्टली परसेंटेज वेटेज वाइज। तो एक काफी इंपॉर्टेंट सेशन है जो तुमने करना ही चाहिए। एंड उसके लिए ही हम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो डिस्कस करने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आता है भैया, ये तो मतलब बेसिक्स है कि जेनेटिक्स क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड वेरिएशंस, कैरेक्टर्स, ट्रेट्स, अलील्स क्या होते हैं। तो वो डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि व्हाट इज जेनेटिक्स या व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है कि जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब ट्रेट जाते हैं या कैरेक्टर जाते हैं, एंड उस कैरेक्टर के ट्रांसफर दौरान जो वेरिएशंस होता है, तो इन सब की स्टडी को हम जो है वो जेनेटिक्स कहते हैं। या फिर हम सिंपली स्टडी ऑफ जीन्स या स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है वो जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। सो अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ट्रांसमिट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इनहेरिटेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। देन जब ये ट्रांसमिशन हो रहा होता है तब क्या होता है कि कभी कभी चेंजेस आ जाते हैं इन ट्रांसमिशन में, ठीक है। मतलब सपोज एक फादर है जिनकी ब्लू आईज है, और उनका जो बेटा है, या मदर भी है उनकी भी ब्लू आईज है, लेकिन उनका बेटा जो है उसकी आईज जो है वो ब्राउन हो जाती है। तो ये क्यों हुआ कि अगर बेटे और पापा और मम्मी की दोनों की आईज जो है वो अगर ब्लू थी, तो बेटी की आईज जो है वो ब्राउन क्यों हुई? सो दैट इज द वेरिएशन जो हमको डिफरेंस देखने को मिलता है बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। कैरेक्टर, जैसे कि मैंने बोला अभी आई कलर, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, ये इट्स ए हेरिटेबल फीचर जो ट्रांसफर होता है। तो आई कलर, ये जब मैं बोलता हूं, या हेयर कलर, या फिर मैं बोलता हूं कि हाइट, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टर है जो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम फादर टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, ट्रेट्स, ठीक है। अभी वेरिएंट्स ऑफ द कैरेक्टर, मतलब अभी देखो मैं कैरेक्टर बोलता हूं तो क्या बोलता हूं मैं, आई कलर। अभी आई कलर में आई का कलर ब्लू भी हो सकता है, आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है, आई का कलर रेड भी हो सकता है। रेड तो मतलब ठीक है, वो जब कंजक्टिवाइटिस होता है तभी होता है, लेकिन ये क्या है, इसके वेरिएशंस है, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूं कि मुझे फोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल में कितने वर्जन रहते हैं ना, एप्पल, नोकिया, एंड्रॉइड, विंडोज। तो ये वर्जन्स है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ट्रेड्स है। मोबाइल इज अ कैरेक्टर, ट्रेड्स आईफोन, एंड्रॉइड वगैरह वगैरह। तो सिमिलरली आई कलर इज अ कैरेक्टर, ब्राउन आईज, ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती तेनू, तो दैट इज दे आर द ट्रेड्स। तो वो ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब भी जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तुम, तो क्या क्या ध्यान में रखना है, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज वेरिएशन, व्हाट इज कैरेक्टर एंड ट्रेड। जब तुमको कैरेक्टर एंड ट्रेड ये चीज समझ में आ जाती है, तो वहीं पे तुम्हारा आधा जेनेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कैरेक्टर मतलब कोई भी कैरेक्टर, हेयर कलर, आई कलर, एंड ट्रेड्स मतलब उसके वेरिएंट्स। आई का कलर ब्लू भी हो सकता है, आई का कलर ब्लैक भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रह के चलना है। नाउ व्हाट इज अलील्स, ठीक है। अलील क्या होता है, अब इसके ऊपर एमसीक्यू भी काफी पॉइंट तुमको देखने को मिलता है। दैट इज इट्स एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स, ठीक है। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन्स मतलब अगर सपोज मैं अगर तुमको एक एग्जांपल दूं,
ठीक है, तो मैं क्या बोला तुमको कि अपने पास है आई का कलर, आई कलर, आई कलर क्या है, मैंने क्या बोला, आई कलर क्या है, इट्स ए कैरेक्टर, ठीक है। अब इसके वेरिएंट से मैंने बोला, इसके वेरिएंट से कि आई का कलर क्या हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है एंड आई का कलर भी जो है वो ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके ट्रेट्स हो गए। अब लेकिन ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया। अब इसको डिसाइड कौन करता है, ठीक है, इसको डिसाइड कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको जो है वो डिसाइड किया जाता है, सिंपल सी चीज है, इसको डिसाइड करता है जीन्स। जीन्स इसको डिसाइड करती है कि ये कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा, नहीं ये कैसे होगा, सिंपल सी चीज है। तो जीन्स अभी ब्लू कलर के लिए क्या होगी, ब्लू कलर के लिए सपोज कैपिटल बी, हम उसको जीन्स को नाम देते हैं कैपिटल बी, ठीक है। एंड अभी ब्राउन जो है वो इसको हम दे देंगे स्मॉल बी, ठीक है। अब ये जो कैपिटल बी और स्मॉल बी मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन्स। जीन्स तो एक ही है आई कलर के लिए, लेकिन उसके एक जो है वो ब्लू कलर दिखाती है, एक जो है वो ब्राउन कलर दिखाती है। सो ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट नेम एज एलील्स, ठीक है। सो व्हाट आर एलील्स, एलील्स आर द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। तो ये ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। जब अभी क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होती है हमेशा, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होती है। मतलब अगर मेरे पास आई कलर होगा तो उसके लिए दो जीन्स होगी मेरे पास, ठीक है, हर एक के लिए, कैपिटल ई, ठीक है। वो अगर कैपिटल ई हो सकती है या फिर स्मॉल ई हो सकती है, दोनों सेम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल्ड हिम एज अ होमोजाइगस, ठीक है। और अगर ये डिफरेंट है, एक बड़ी है एक दूसरी है, कैपिटल ई स्मॉल ई है, ठीक है, मतलब एक जो है वो ब्राउन आई के लिए है, एक जो है वो ब्लैक आई के लिए है, तो ये अलग अलग जीन्स के लिए, एक ही कैरेक्टर में दो दो अलग अलग जीन्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस, ठीक है। सो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। सो होमोजाइगस मतलब दोनों जीन जो है वो, दोनों अलील जो है वो सेम है, हेटेरोजाइगस मतलब दोनों अलील जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टर्म है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। सिमिलर अलील्स ऑफ द जीन इज नोन एज, ठीक है, और ये प्योर लाइन जो है वो स्टैब्लिश करती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। सो कैपिटल टी, कैपिटल वाई, तो ये सारी प्योर लाइंस एग्जिबिट करती है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हेटेरोजाइगस मैंने बोला ये डिसिमिलर एलील्स दिखाती है। मैं सारे एमसीक्यू पॉइंट जो है तुमको नोट डाउन करके बता रहा हूं, क्योंकि ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ अगर मम्मी पापा जब गांव में जाते हैं, तो सपोज घर में दो भाई है जो अकेले है, तो वो जो बड़ा भाई होता है ना, वो छोटे भाई को बोलता है कि भैया ये चल पानी ला, ये चल ये ला, वो ला, चल झाड़ू मार, अगर तू ये नहीं करेगा तो मैं उसको ये नहीं दूंगा, तो बड़े भाई का हुक्म हो जाता है। तो अगर दो भाई है, इसमें एक जो है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, तो दैट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, सो दैट इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, हम इसको कहते हैं। मतलब अगर ब्लैक आई और ब्लू आई के जीन्स साथ में है, लेकिन ब्लैक आई हमको दिख रहा है, ब्लू आई दिख नहीं रहा है, तो ब्लू आई इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, ब्लैक आई इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन तभी जब मम्मी पापा आ जाते हैं या फिर दो तीन छोटे छोटे भाई साथ में आ जाते हैं, तो बड़े भाई का चलता नहीं, वो दो तीन छोटे भाइयों की सुननी पड़ती है, क्योंकि अगर एक को मारोगे तो दूसरा शिकायत कर देगा, दूसरे को मारोगे तो तीसरा शिकायत कर देगा। तो जब रेसेसिव कैरेक्टर दो साथ में आते हैं, तो वो तभी खुद को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना, वो जो कैरेक्टर जो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, कैरेक्टर जो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दे आर द रिसेसिव कैरेक्टर्स। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स, ठीक है। देन फिनोटाइप मतलब क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो मैं तुमको दिख रहा हूं अभी, गोरा चिट्टा सा, मूछें दिख रही है, आंखें दिख रही है, सो दिस इज माय एक्सटर्नल अपीयरेंस, दिस इज माय फिनोटाइप। लेकिन इन कैरेक्टर के लिए जो डीएनए में मेरे पास पॉइंट्स है, उसको हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज अ जीनोटाइप। सो फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, जीनोटाइप इज अ जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, ठीक है। देन अगर हाइब्रिड मतलब इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय द मेटिंग ऑफ जेनेटिकली अनलाइक पेरेंट्स, मतलब अगर एक जो है वो अफ्रीका से है, एक जो है वो अमेरिका से है, ठीक है, अगर उनका मेटिंग हो जाता है, ह्यूमंस का एग्जांपल ले ले हम, ठीक है, सो दोनों का जो है वो अलग अलग है, दोनों जो है अलग अलग है, सो उनका मेटिंग करा है, तो दैट इज अ हाइब्रिड, ठीक है। अनलाइक स्पीसीज या अनलाइक ऑफस्प्रिंग का जब हम मेटिंग कराते हैं आर्टिफिशियली जानबूझ के, सो दैट इज द हाइब्रिड प्रोडक्शन,
ठीक है। अभी मैं अगर किसी से शादी कर रहा हूं तो मेरी फ्यूचर जनरेशन कैसी होगी, क्या क्या हो सकता है, मेरे चिल्ड्रंस को क्या क्या डिसीज हो सकते हैं, क्या क्या फिजिकल अपीयरेंस मिल सकते हैं, इनकी स्टडी करने के लिए जो है मेरे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है और उससे मैं जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं कि कैसे हो सकती है मेरी फ्यूचर जनरेशन। सो दैट इज द पनेट स्क्वायर। ठीक है। फिनोटाइप, अभी फिनोटाइप मतलब मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, मैं कैसा दिख रहा हूं, देख मेरी स्किन कैसी है, ठीक है, मेरा आई कैसा है, तो ये जो सारा एक्सटर्नल अपीयरेंस है मेरा, मैं बाहर से कैसे दिखता हूं, दैट इज द फिनोटाइप। मैं अंदर से कैसा हूं, मेरा डीएनए इस कैरेक्टर को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज द जीनोटाइप। ठीक है। हेलो शिवी, हेलो 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 गाइस, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स ध्यान में रखना, जेनेटिक्स, इनहेरिटेंस, वेरिएशंस, कैरेक्टर्स, जो भी मैंने समझाया, अगर तुम लेट ज्वाइन कर रहे हो तो ये शुरुआत से देख लेना, ये सारा मैंने समझा दिया है और ये इसके एमसीक्यू पॉइंट भी समझा दे ना। उसके बाद आते हैं हमारे भैया ग्रेगोर मेंडल साहब। ग्रेगोर मेंडल, ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स, वी ऑल नो दैट ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, एंड इन्होंने जो है वो गार्डन पीस के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, एंड इन्होंने ही जेनेटिक्स की शुरुआत की थी ह्यूमन रेस में। सिंपल सी चीज किया जाए तो ये एक प्रीस्ट थे ऑस्ट्रिया में, एंड इनको रुचि थी गार्डनिंग में, तो वैसे ही गार्डनिंग करते करते जो है वो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड उन्होंने जो है वो 3-4 जनरेशन तक अपने रिजल्ट्स जो है वो लेके पब्लिश किए थे मैगजीन्स पे। लेकिन जब इनके टाइम में लोग इतने होशियार नहीं थे, उन्होंने उनकी रिसर्च को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में जब लोगों को उनकी अहमियत पता चली तो उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स ये उपाधि जो है दी गई। सो वही कहना होता है मेरा कि भैया अपना काम करते रहो। ठीक है, लोग तुमको समझे या ना समझे, तुम अपना हार्ड वर्क करते रहो। एक दिन आएगा कि लोग तुमको समझेंगे कि ये तुम ये जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एंड फिर वो जो है वो तुमको याद रखेंगे हमेशा के लिए। सो जो भी काम कर रहे हो वो विश्वास के साथ जो है वो करते रहो। ठीक है। सो नाउ मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गार्डन पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज पाइसम सटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था फॉर 7 ईयर्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू पॉइंट है, लगभग 7 ईयर्स, 1856 टू 1863। तो ये ध्यान में रखना, जो है वो 1856 टू 1863 ग्रेगोर मेंडल ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पाइसम सटाइवम के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने स्टेप्स फॉलो किए थे। इन्होंने क्या, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए थे, सिलेक्शन। ठीक है, 2 पी प्लांट को इन्होंने सेलेक्ट किया। ठीक है, एंड फिर इनका इमेस्कुलेशन कर दिया, क्योंकि बायसेक्सुअल प्लांट है पाइसम सटाइवम, एंड्रोशियम भी आता है, गायनोशियम भी आता है, तो एक का इन्होंने एंड्रोशियम निकाल दिया। और जब हम किसी भी प्लांट का एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकालते हैं तो उस प्रोसीजर को हम इमेस्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इमेस्कुलेशन कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने सबसे पहले सिलेक्शन किया पी प्लांट का, जिसमें अलग अलग कैरेक्टर्स थे। फिर उन्होंने इमेस्कुलेशन किया वन ऑफ द प्लांट का, एक को मेल प्लांट बना दिया, दूसरे को फीमेल प्लांट बना दिया। देन इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स किया, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, फीमेल प्लांट, मेल प्लांट से फीमेल प्लांट में। ठीक है, एंड देन इसके जो सीड्स थे इन्होंने कलेक्ट किया, सीड को बोया और नई जनरेशन निकाली, तो कलेक्शन एंड जर्मिनेशन इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो फिर ये जो उन्होंने ऐसा 3 जनरेशन तक किया, एंड इन्होंने कैरेक्टर चूज किए कि प्लांट का एक्सटर्नल अपीयरेंस और उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है। तो कौन कौन से कैरेक्टर किए, अभी कितने कैरेक्टर किए, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है। ठीक है, सो मेंडल सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ ट्रू ब्रीडिंग पी वैरायटीज, 7 पेयर्स। तो अगर तुमको एमसीक्यू में पेयर्स पूछा गया है तो 7 लिखोगे, अगर टोटल पूछा जाएगा तो कितना करोगे, 14। तो ये एमसीक्यू में पूछा क्या गया है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये भी मैटर करता है, तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम की हाइट कैसी है, टॉल है, टॉल इज अ डोमिनेंट एंड डॉर्फ इज अ रिसेसिव, तो ये तुमको मालूम होना ही चाहिए। फ्लावर कलर वॉयलेट एंड व्हाइट, वॉयलेट इज डोमिनेंट, व्हाइट इज अ रिसेसिव। देन फ्लावर पोजीशन, फ्लावर के ऊपर 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान में रखो, फ्लावर का कलर एंड फ्लावर की पोजीशन। तो अगर सेंटर में है सो दैट इज एक्सियल, एंड अगर टिप पे है तो दैट इज अ टर्मिनल। ठीक है, देन पी शेप इज इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड, मतलब एकदम ऐसा भरा हुआ है या फिर उसके ऊपर ऐसे कंस्ट्रक्शन आए हैं, तो इन्फ्लेटेड इज अ डोमिनेंट एंड कंस्ट्रिक्टेड इज अ रिसेसिव। पॉड कलर ग्रीन वाला जो है वो डोमिनेंट है, येलो वाला जो है वो रिसेसिव है, तो वो भी ध्यान में रखना। सीड शेप राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल जो है वो रिसेसिव है। एंड सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन कलर। अभी यहाँ पे क्या होता है, सर प्लीज शेयर पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। जी 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 अविल जी, हम बिल्कुल भी शेयर करेंगे, डोंट वरी। पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगा, डॉक्टर शुभम मोरे टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे घर में जो मटर के दाने आते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के। तो बच्चों को क्या लगता है कि सीड कलर ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रिसेसिव होगा।
तो जब भी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, बहुत से बच्चे मतलब लगभग 70 to 80% ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, गलत आंसर चूज करते हैं। तो गलत आंसर चूज करना ही नहीं है, उल्टा ध्यान में रखना है कि सीड का कलर येलो डोमिनेंट है एंड ग्रीन रिसेसिव, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको ध्यान में रखना, ये गलत होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा किसी भी हाल में। नाउ अब इन्होंने क्या किया, मेंडल भाई साहब ने मोनोहाइब्रिड रेशो किया। पहले इन्होंने एक कैरेक्टर लिया एट अ टाइम, ठीक है, एक कैरेक्टर किया एंड एक कैरेक्टर का इन्होंने क्रॉस कराया, ठीक है। सिंपल सी चीज है, कैसे क्रॉस किया, सिंपल सी चीज है, मैं बताता हूं तुमको। इन्होंने दो पेरेंट सेलेक्ट किए, ठीक है, दो पेरेंट सेलेक्ट किए, ठीक है, दो पेरेंट्स, उसमें से एक जो था वो क्या था, टॉल था, हाइट उसकी टॉल थी, और दूसरा था डॉर्फ, यानी कि छोटा वाला था, ठीक है, जिसकी हाइट कम थी। अब ये क्या है, ये फिनोटाइप है, ये फिनोटाइप है इसका। अब जीनोटाइप क्या होगा, तो जब भी कोई कैरेक्टर डोमिनेंट रहता है तो उसको हम कैपिटल से दिखाते हैं। तो ये प्योर टॉल है तो इसको हम कैपिटल टी क्या है, ये क्या है, जीन्स है, ये क्या है, अलील्स है, दो अलील्स एक जीन की। एंड इसको हम क्या दिखाएंगे, स्मॉल टी, सिंपल सी चीज है, स्मॉल टी दिखाएंगे। ओके, नाउ अभी इसके अलग अलग हम जीन करेंगे। एक हमारे पास कैपिटल टी वाला, ये गैमेट्स हो गए, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, वी नो दैट, यू नो दैट, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हर एक गैमेट में, मतलब मेल गैमेट में भी जा रहा है या फीमेल गैमेट में भी जा रहा है वो कैरेक्टर, तो हमेशा एक ही जाएगा एक जीन में से। इसके क्या होंगे, स्मॉल टी, ये गैमेट्स है, ठीक है। अब इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे भैया, सिंपल सी चीज है, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर से इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, एंड इसका इसके साथ। तो देखो इसका इसके साथ करने के बाद क्या आ जाएगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर इसका भी क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, यहाँ पे, ये क्या होगी, पहली जनरेशन आ गई, मतलब पहले जनरेशन में जो प्लांट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो यहाँ पे 100% जो है वो क्या होंगे, सारे के सारे टॉल। लेकिन ये हाइब्रिड टॉल होंगे, ठीक है, हाइब्रिड टॉल होगी। जब हम इनको सेल्फ क्रॉस कराएंगे F2 जनरेशन के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को हम क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका सेकंड जनरेशन लेंगे हम, दूसरे उनके बच्चों की शादी कराएंगे हम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसके गैमेट्स क्या आ जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विथ कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, फिर इसका इसके साथ एंड इसका इसके साथ। तो यहां पे देखो रेशो क्या आ रहा है, ये क्या आएगा, कैपिटल टी पहले वाले में, दूसरे वाले में क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है, फिर तीसरे वाले में क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथे वाले में क्या आएगा, स्मॉल टी, ठीक है। तो यहां पे फिनोटाइपिक रेशियो जब हम निकालने जाएंगे गाइस, ठीक है, तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है, ये भी टॉल है। तो यहां पे आप देख सकते हो टॉल कितने आ रहे हैं, देखो कैपिटल टी, ठीक है, सॉरी, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे देखो एक प्योर टॉल है, दोनों हाइब्रिड टॉल है, ठीक है, क्योंकि यहां पे टी डोमिनेंट है और ये यहां पे डॉर्फ आ गया। तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो हम निकालने जाएंगे, इनका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखो, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो 3 टॉल 1 डॉर्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, मोनोहाइब्रिड रेशियो में एक ही कैरेक्टर लिया एट अ टाइम 3:1, ठीक है। एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल सी चीज है, ये अलग है 1:2, ये दो आ गए 2 एंड अगेन 2, 1:2:1। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या आ जाएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तुमको आना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट, ओके। ये ध्यान में रखना, 1:1 इज अ जीनोटाइपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड, ठीक है, एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है।
एंड इसी लॉ से, ठीक है, इसी लॉ से क्या कर दिया था, इसी लॉ से जो है वो मेंडल ने क्या बोला कि ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं, उन्होंने इसको क्या कहा, फैक्टर्स। ठीक है, उनको मालूम नहीं था कि क्या डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, तो क्योंकि तब डीएनए आए नहीं थे, उन्होंने उस फैक्टर को क्या कहा, फैक्टर्स कहा। ठीक है, तो क्या वो क्या बोले कि फैक्टर कुछ तो भी जा रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ तो भी जा रहा है, वो क्या है मुझे मालूम नहीं, इसलिए मैं इसको नाम देते फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ में इसको क्या बोलते हैं, हम इसको जीन्स बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे जो है वो बताया गया था मेंडल द्वारा, और यहीं से हमको पता चलता है कि बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या होते हैं। तो सिंपल सी चीज है, बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड एनी इट्स पैरेंट। तो ये एक एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, मतलब आगे ये मेरा अभी यहाँ पे देखो, ये जो बच्चा आया है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मैं आइदर इससे साथ यहाँ पे कर सकता हूं या फिर इसके साथ कर सकता हूं। ठीक है, एनी पेरेंट्स, जब भी एनी पेरेंट्स आ जाएगा, ठीक है, बच्चे को एनी पेरेंट के साथ जब हम ये करा रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बैक क्रॉस। इसको हम क्या कहेंगे, बैक क्रॉस। ठीक है, लेकिन जब हम सिर्फ रिसेसिव पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट क्रॉस। तो ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अ डोमिनेंट फिनोटाइप टू अ रिसेसिव इंडिविजुअल, तो ये ध्यान में रखना। तो ये कैसे पहचानोगे तुम, सिंपल सी चीज है, जब भी ये पिन क्यों नहीं चल रहा है, जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी क्रॉस विद कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इट कैन बी बैक क्रॉस, इसको हम बैक क्रॉस कह सकते हैं। लेकिन जब भी कैपिटल टी स्मॉल टी विल बी क्रॉस विद स्मॉल टी, तो इसको हम क्या कहेंगे, हमेशा टेस्ट क्रॉस। तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस किसके लिए होता है, अननोन जीनोटाइप का हमको पता चलता है टेस्ट क्रॉस से, और इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमेशा क्या आएगा, 1:1। तो ये भी एक एमसीक्यू पॉइंट है, तो इसको ध्यान में रखना। इसके ऊपर भी काफी सारे एमसीक्यू जो है वो पूछे जाएंगे कि टेस्ट क्रॉस का मोनोहाइब्रिड रेशो क्या आता है, 1:1। अगर वो डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ टेस्ट क्रॉस का, तो 1:1, 4 बार 1 आएगा। अगर सिंगल है इसलिए इसका एक ही बार आ रहा है। ठीक है, और टेस्ट क्रॉस के जरिए हम क्या करते हैं, अननोन जीनोटाइप को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारे मैं एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूं जो जेनेटिक्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेंडल ने टेस्ट क्रॉस ही डिटरमाइन किया F2 जनरेशन को निकालने के लिए, तो ये भी एक एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है। सो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो काफी आ सकते हैं तुमको। ठीक है, और इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 लॉज निकाले, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 2 लॉ मेंडल ने किसके ऊपर निकाले, डिपेंड अपॉन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिपेंड अपॉन मोनोहाइब्रिड। ठीक है, डिपेंड अपॉन मोनोहाइब्रिड, 2 लॉस, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, की कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। इनका पहला सेंटेंस है कि भैया कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर को डिस्क्रीट यूनिट्स तय करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स। फैक्टर जो है वो पेयर्स में होते हैं हमेशा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये दूसरा सेंटेंस है इसका। और तीसरा कहता है कि इन डिसिमिलर पेयर, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसी सिचुएशन है, अगर कैपिटल टी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ डोमिनेंट, और जो नहीं कर रहा है खुद को एक्सप्रेस, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ रेसेसिव। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एमसीक्यू भी इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ मेंडल का किसके ऊपर निकाला गया था। तो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एंड सेकंड लॉ ऑफ द मेंडल इज आल्सो बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि भैया कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स को हम, डिस्क्रीट यूनिट्स को हम फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, एंड सारे कैरेक्टर जो है वो पेयर्स में होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी। एंड थर्ड इज जो इन डिसिमिलर, मतलब इन हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी अगर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो वो रिसेसिव है। जो कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करता है इन डिसिमिलर जीन्स, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ जीन्स, वो डोमिनेंट है, जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो रिसेसिव है। सो दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉर यू, दैट इज गिवन बाय द मेंडल। सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, फैक्टर्स या अलील जो होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स में, वो सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर सच दैट गैमेट रीचेस ओनली वन ऑफ 2 फैक्टर। मैंने ऑलरेडी ये तुमको बता दिया है कि अगर कैपिटल स्मॉल टी ऐसी कंडीशन आती है तो गैमेट में एक तो कैपिटल टी जाएगा, नहीं तो स्मॉल टी जाएगा।
एक ही जाएगा। सो दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो अलील जो है वो जो पेयर्स में होती है वो सेपरेट होती है और गैमेट्स में एक ही जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई होमोजाइगस जो है वो प्रोड्यूस करता है सिमिलर गैमेट्स एंड हेटेरोजाइगस जो है ऑलवेज प्रोड्यूस करता है टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसीलिए वो एमसीक्यू यहां पे आता है 2 to the power n वाला, ठीक है। 2 to the power n वाला एमसीक्यू यहां आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लोकोमोशन मुवमेंट हा चॅप्टर कधी घेणार? आपल्या प्लस क्लास मध्ये घेणार ना? प्लस मध्ये आहेस ना तू? तिथं होईलच आता, ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस चालू आहे तर तिथं घेणार। तू युट्यूबचं म्हणतोयस, ठीक है। सो इसीलिए यहां पे 2 to the power n वाला एमसीक्यू आता है। वो कैसा आता है कि उस एमसीक्यू में क्या पूछा था कि बाबा फ्रॉम द गिवन जीनोटाइप, ठीक है, आइडेंटिफाई, ठीक है, क्या बोलते हो, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ गैमेट्स, वो कितने फॉर्म करेगा। और इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करते हैं 2 to the power n, और n इज इक्वल टू हम यूज क्या करते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर्स, ठीक है। और इसीलिए जब भी कंडीशन ऐसी होती है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी या फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये अभी यहां पे देखो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर्स कितनी है 1 and 2, अलग अलग पेयर्स है। तो यहां पे हम क्या करेंगे 2 to the power n, दैट इज n इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा 2, सो 2 to the power 2 4, तो नंबर ऑफ गैमेट्स कितने हुए 4। तो ये एमसीक्यूज ऐसे इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि हेटेरोजाइगस जो है वो हमेशा 2 काइंड्स ऑफ गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ सकता है, ओके। सो ये इसी के वजह से जो है वो तुमको देखने को मिल रहा है, तो ये ध्यान में रखना। देन डायहाइब्रिड क्रॉस सिमिलर, यहाँ पे दो जो है वो कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे यूज किए जाएंगे। यहाँ पे जैसे हमने निकाला था कि 3:1 आता है मोनोहाइब्रिड रेशो, ठीक है, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आता है 1:2:1। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा 3:1 into 3:1, अगर उनको हम क्रॉस करें तो आंसर क्या आ जाता है 9:3:3:1। यहाँ पे फिनोटाइप क्या आ जाएगा 9:3:3:1। टोटल कॉम्बिनेशन कितनी है 16 है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। और इसका जीनोटाइप आ जाएगा 1:2:1, 2:1:4 एंड 1:2:1। तो अगर 1:2:1 को हम खुद से उससे ही मल्टीप्लाई कर दिए तो वही हमको रेशो जो है वो देखने को मिलता है। तो वो भी एक एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे दिया है देखो, ठीक है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि यहाँ पे 3:1 को 3:1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको यहाँ पे भी हम 1:1 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय द 1:1:1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:1, 2:2:4:2, सिंपल सी चीज है, एंड 1:1:1, सिंपल है, काफी इजी है। और डायहाइब्रिड क्रॉस से क्या निकला, डायहाइब्रिड क्रॉस से निकला थर्ड लॉ, ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, मैंने ऑलरेडी तुमको बोला कि इट इज बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस, इट इज बेस्ड ऑन डायहाइब्रिड क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या कहता है कि व्हेन 2 traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of characters is independent of other pair of character। मतलब यहां पे ये क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास दो कैरेक्टर है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दो कैरेक्टर्स है हमारे पास, तो ये जो पेयर है ये खुद को अलग सेपरेट करेगी, डिफरेंट सेपरेट करेगी, ठीक है। और ये जो है वो खुद को अलग सेपरेट करेगी। तो ये दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सो दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये आ सकता है नीट में, ठीक है। देन ऑब्वियसली चीज है द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, एवरी जीन इंफॉर्मेशन हैज अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। इन हेटेरोजाइगस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अलील्स, ये ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। सो जो नॉर्मल जीन्स होती है वो खुद को एक्सप्रेस करती है, जो नॉर्मल नहीं होती, जो मॉडिफाइड हो जाती है वो रिसेसिव हो जाती है, सिंपल सी चीज है। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड एलील होती है वो हमेशा रिसेसिव होती है, ठीक है। एंड जो अनमॉडिफाइड होती है, जो नॉर्मल होती है, वो खुद को एक्सप्रेस करती है खुद को जनरेशन में,
एंड दैट्स व्हाई दैट इज डोमिनेंट। और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं करती मॉडिफिकेशन के चलते, वो क्या हो जाती है, रिसेसिव हो जाती है। सो दिस आर द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम, ठीक है, नॉन फंक्शनल एंजाइम, और जो नो एंजाइम एट ऑल प्रोड्यूस करती है, तो वहां पे ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही ध्यान में रखना, इसके ऊपर वही एमसीक्यूज मोस्टली आ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप का हो सकता है। सो मॉडिफाइड एलील जो है वो क्या कर सकती है, नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकती है, नॉन फंक्शनल एंजाइम भी प्रोड्यूस कर सकती है, एंड नो एंजाइम एट ऑल भी प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। देन इसमें तुमको इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मेंडल ने क्या किया कि कैरेक्टर्स जो है वो मिक्स होते नहीं है, मतलब रेड आई ब्लू आई के साथ मिक्स होके जो है वो ब्राउन कलर या कुछ अलग कलर नहीं बनाता, ठीक है। सो दैट इज उनका कहना था कि कैरेक्टर्स ब्लेंड नहीं होते, लेकिन इन केस ऑफ एंटेरिनम स्पेसिस, ठीक है, या स्नैपड्रैगन स्पेसिस, उनको हम स्लू पावर कहते हैं, शू फ्लावर कहते हैं, या मिराबिलिस जाल्पा कहते हैं, 4 o'clock प्लांट कहते हैं। इसके केस में क्या होता है कि व्हाइट फ्लावर के जो कैरेक्टर है वो मिक्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विद द रेड फ्लावर, एंड जब फर्स्ट जनरेशन फॉर्म होती है इसकी इनकी, तो क्या करती है, सारी की सारी पिंक फॉर्म होती है। मतलब पेरेंट से सबसे डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब पेरेंट था रेड फ्लावर वाला, व्हाइट फ्लावर वाला, लेकिन बच्चा जो हो गया वो पिंक कलर का हो गया। सो जो एंटीरिनम स्पीसीज या मिराबिलिस जाल्पा या स्नैपड्रैगन में हमको देखने को मिलता है। इसका अगर फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम होता है, तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि सेम फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशो किसमें देखने को मिलता है, तो सेम जो है वो देखने को मिलेगा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, 1:2:1, 1:2:1, ठीक है। पी प्लांट्स आल्सो शो, ठीक है, पी प्लांट्स आल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। स्टार्च के सिंथेसिस में जो है वो दिखाता है, लार्ज और मीडियम साइज में, लार्ज और स्मॉल साइज में, मीडियम साइज की जो है वो स्टार्च फॉर्म हो जाते हैं। कोडोमिनेंस मतलब दो कैरेक्टर एक साथ खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, ए ब्लड ग्रुप एंड बी ब्लड ग्रुप जब कंबाइन होते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो आइदर ए और आइदर बी एक्सप्रेस नहीं करता, दोनों खुद को एक्सप्रेस करते हैं। सो दैट इज इन केस ऑफ कोडोमिनेंस, जहां पे बोथ द एलील्स दोनों जो है वो करते हैं, ठीक है। आई जीन कंट्रोल करता है एंड प्रोडक्शन ऑफ शुगर पॉलीमर्स उसके ऊपर डिपेंड होता है, दैट इज एंटीजेंस, ठीक है। एंड ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है। तो 3 जीन्स होती है यहाँ पे, जीन हैज 3 एलील्स, आई ए, आई बी एंड आई। तो जब भी आई आई आती है तो यू नो दैट क्या फॉर्म होता है, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और जब आई ए आई बी आती है तो वहां पे ए बी ब्लड ग्रुप होता है, तो दैट इज ठीक है, दैट इज द कोडोमिनेंस। तो अगर ब्लड ग्रुप में पूछा जाए तो तुमको ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस भी देखने को मिलता है, तुमको जो है वो डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये भी जो है वो तुमको एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। देन अगर एक जीन मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलील्स प्रोड्यूस कर रही है, या मोर देन 2 एलील्स ऑफ जीन है जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सो दैट इज अ मल्टीपल एलीजम। एबीओ ब्लड ग्रुप में मैंने बोला कि 3 जीन्स होती है, नॉर्मली 2 ही जीन्स होती है हर एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन एबीओ ब्लड ग्रुप में कितनी है, 3 जीन्स है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप इज अ एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं आएगा, डोमिनेंस, ठीक है, देन कोडोमिनेंस एंड देन मल्टीपल एलील्स, तीनों का एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो ये भी ध्यान में रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, यहां पे क्या होता है कि एक ही, ठीक है, एक ही कैरेक्टर सेवरल जीन कंट्रोल करती है, मतलब आई कलर के लिए 3 जीन्स, आई कलर के लिए 4 के लिए, तो सम ट्रेट्स आर कंट्रोल बाय सेवरल जीन्स जिसको मल्टीपल जीन्स, तो यहाँ पे ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट जो है वो एग्जांपल आ जाएगा, तो ये ध्यान में रखना। ये डिपेंड होता है कि कितनी एलील्स साथ में आती है और कितनी नहीं आती है, उसके हिसाब से इसका कलर होता है। सो जब भी कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आएंगे साथ में, तो पूरा कैपिटल होगा तो डार्केस्ट कलर ब्लैक कलर का इंसान जो है फॉर्म हो जाएगा, और जब सब स्मॉल आ जाएंगे तो व्हाइट कलर का इंसान हो जाएगा। तो डिपेंड अपॉन दैट यहाँ पे कलर जो है होता है कि फेयर है, व्हाइट है या ब्लैक है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन। अगर एक ही जीन है जो मोर देन 2 और 3 कैरेक्टर्स को पकड़ के चल रही है, सो दैट इज द प्लियोट्रोपिक जीन। एंड ये मेटाबॉलिक पाथवे में तुमको देखने को मिलता है, जैसे कि स्टार्च सिंथेसिस इन द पी, सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकीटोन्यूरिया। तो इसमें क्या होता है कि आरबीसी का शेप भी कम हो जाता है, सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम होने के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये एक जीन के कारण बहुत सारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज नोन एज प्लियोट्रोपी, जो तुमको स्टार्च सिंथेसिस, सिकल सेल एनीमिया एंड फिनिलकीटोन्यूरिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिनिलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन होता है, तो ये भी ध्यान में रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड यहाँ पे जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो खत्म होते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 1 जेनेटिक्स का जो है वो खत्म हो चुका है।
सारे एमसीक्यू पॉइंट्स मुझे लगता है मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कल हम पार्ट 2 इसका देखेंगे, जिसमें हम क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एमसीक्यू पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन अगर मिस किया तुमने तो मिस मत करना, बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट जो है वो मैंने कवर किए हैं। सो मिलते हैं कल 5:30 बजे। नहीं, कल हम नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे। कल स्पेशल क्लास होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर, एंड ये सारी चीजें जो है कल एमसीक्यू के फॉर्म में तुमको पूछी जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं परसों, तब तक के लिए बाय बाय।